अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीलॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आराह से आगाह करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। जी दोस्तों, मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ मेरे अंदर दो मुतजाद और मुख्तलिफ किस्म की कैफियत हैं। पहली कैफियत थोड़ी सी मायूसी की है, मगर दूसरी कैफियत फ़ख्र की भी है। अब इन कैफियत की वजूहात क्या हैं, इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में दो किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं हालिया कुछ दिनों में, जिनमें से पहली जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से मेरे अंदर थोड़ी सी मायूसी है। वो डेवलपमेंट है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो बार एसोसिएशन है उनके इलेक्शंस और उनके रिजल्ट्स। बहरहाल इन इलेक्शन से पहले मेरा काफ़ी हद तक ख्याल था कि इस्टेब्लिशमेंट सपोर्टेड पार्टी, जिसे आसमा जहांगीर ग्रुप भी कहा जाता है, वो ये इलेक्शंस जीत पाएगी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह तो नवाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस में बहुत पुरानी और बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन है। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा की तरह इस दफ़ा भी इलेक्शंस के लिए अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए और वो कभी बुखल से काम नहीं लेते ऐसे मौके पर, और उसकी वजह से उन्हें डेफिनेटली फ़ायदा भी पहुंचा। मगर इस दफ़ा एक और जो डेवलपमेंट हुई इन बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में, वो ये थी कि आईएसआई डायरेक्टली इन्वॉल्व हुई। इसका जिक्र हामिद खान ग्रुप, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत जिनको हासिल थी, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बारहा इलेक्शंस के दौरान और इलेक्शंस के बाद भी किया कि किस तरह आईएसआई ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया इन इलेक्शंस को सबोटाज करने के लिए। बहरहाल जो मायूसी की वजह है वो रिजल्ट्स नहीं है या आईएसआई का किरदार नहीं है। मायूसी की वजह यह है कि इन इंतखाबात में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में एक बहुत गहरी खलीज नजर आई। दोस्तों, हमें बहुत अरसे से अंदाज़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में बहुत सारी खलीज है आपस में, इनमें आपस में बहुत सारी रंजिशें हैं। मगर आम पार्टी वर्कर का ये ख्याल था कि जब किसी बड़ी कॉज के लिए ये इकट्ठे होते हैं तो शायद इन इख्तलाफात को भूल कर उसके लिए काम करते हैं। मगर इन इंतखाबात में जो रवैया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिसमें वकला भी शामिल हैं, उनका रहा, उससे आम जो वर्कर है उसके मोरल पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। आपने देखा कि किस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने टीवी पर आकर फरमाया कि उनके पास 30 से 40 वोट्स थे, मगर उन्होंने हामिद खान साहब के ग्रुप को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उनके ज़ाती इख्तलाफात हैं हामिद खान साहब से। इससे इन इलेक्शन के नताइज पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। फिर आपने देखा कि किस तरह आसमा जहांगीर ग्रुप के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब, बाबर एवान साहब और फिर इसके अलावा उमैर नियाज़ी साहब का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आसमा जहांगीर ग्रुप को सपोर्ट किया इन इलेक्शंस में। फिर आपने फवाद चौधरी साहब की मुख्तलिफ ट्वीट्स भी शायद देखी हों कि वो किस तरह हामिद खान साहब के ख़िलाफ़ हैं, तो इसलिए उन्होंने हामिद खान साहब को सपोर्ट नहीं किया इन इलेक्शंस में। इन इलेक्शंस की रिजल्ट्स की वजह से मैंने जिस तरह से किया कि आम पार्टी वर्कर, उसमें डेफिनेटली मायूसी होगी। जो सिविल सोसाइटी है उसमें भी बहुत सारी मायूसी होगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात इस वक्त ख़ास अहमियत के हामिल थे। 26वीं आइनी तरामीम जो मंजूर हुई हैं उनके तनाजुर में आम लोगों का ख्याल ये था कि इन इलेक्शंस के नतीजे में अगर हामिद खान ग्रुप जीत जाता है तो उनके जो वकला हैं वो एक नई लीडरशिप फ्राहम करेंगे आम आवाम को, अगर इन 26वीं आइनी तरामीम का फैसला लोग सड़कों पर करवाना चाहते हैं तो। मगर इसके बरक्स नताइज बहुत ही मुख्तलिफ आए। अब
बहरहाल वकला तहरीक तो शायद फिर भी चले, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वकला तहरीक के लिए अब शायद थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा आम आवाम को। लेकिन इसका जो मुस्बत पहलू है वो ये है कि इनका एटीट्यूड देखते हुए आम आवाम शायद अब एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप तलाश करे अपनी सफ़ों के अंदर, जो कि शायद इतने ज़्यादा उनकी रंजिशें ना हो जो पार्टी लीडरशिप है उनके साथ। ये तो वकला की बात होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जो इस वक्त जेलों से बाहर है, उनकी नालायकी, उनकी नाअहली भी आपको नज़र आई कि ये जानते हुए कि ये इलेक्शंस कितनी अहमियत के हामिल हैं, उन्होंने कोई ख़ास रोल प्ले ना किया। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इस नालायकी और नाअहली के अलावा शायद कुछ लीडरशिप कंप्रोमाइज भी है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। बहरहाल इसका फैसला आप पे मैं छोड़ता हूँ। जी दोस्तों, अब जो दूसरी कैफियत मेरे अंदर इस वक्त है वो है एक फ़ख्र की, एक गरूर की, और उसकी वजह काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम पाकिस्तानियों ने एक मुज़ाहरे का एहतमाम किया था 29 अक्टूबर, जो मिडल टेम्पल हॉल है उसके सामने, उसके बाद जो रिपरकशंस हैं जिस तरह पाकिस्तान से आ रही हैं और बाकी दुनिया से आ रही हैं, वो एक काबिल फ़ख्र बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए खासकर। मैं ऑन ग्राउंड मौजूद था इस एहतजाज में। दो के जो अवाम इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे उनका जज्बा दीदनी था, लेकिन बहरहाल अगर नंबर्स की बात करें तो ये नंबर कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा शायद 100 या 150 अफराद ही होंगे जो इस मुजाहरे में एक टाइम पर उस जगह पर मौजूद थे। लेकिन आप पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और GHQ की नालायकी का आलम ये देखें कि उन्होंने इस एक छोटे से मुजाहरे को जिस तरह उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया, उसकी वजह से ये छोटा सा मुजाहरा इस वक्त पाकिस्तान की हेडलाइन बना हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पिछले तकरीबन 60 से 72 घंटों में लगातार इस खबर को ही डिस्कस कर रहे हैं, इस पर मुख्तलिफ शोज़ चल रहे हैं और इस मुजाहरे को 9 मई की तर्ज का एक वाक़या बयान कर बनाकर पेश किया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, माजी में हमेशा इस तरह होता था कि काजी फ़ायज़ ईसा टाइप के जो कैरेक्टर्स होते थे, इनकी अहमियत सिर्फ उसी वक्त होती थी, पाकिस्तान के तनाज़ुर में मैं ये बात कर रहा हूँ, जब तक वो ये इक़्तिदार में होते हैं या जब तक अपनी सीट पर होते हैं। मगर एक दफ़ा इनका इक़्तिदार जब ख़त्म हो जाता है या इनकी सीट ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद इन्हें कोई ओन नहीं करता। मगर तवक्कुआत के बरक्स इस दफ़ा पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने काजी फ़ायज़ ईसा साहब की जो एक लेगेसी है उसका बोझ अपने कंधों पर उठाने का फ़ैसला किया और अपनी खूब जग हंसाई करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी ने कहा कि वो इन मुजाहिरीन के पासपोर्ट्स और इनके शनाख्ती कार्ड शायद ब्लॉक कर देंगे या कैंसिल कर देंगे, और फिर उसके बाद अब हुकूमत भी इसमें पूरी तरह मतलब हुकूमत के बाकी वज़रा भी आप देख रहे हैं कि किस तरह वो इस पर डिस्कशन कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का, बल्कि शायद दुनिया की तारीख का मजलूम तरीन शख्स फ़ायज़ ईसा है। मगर दूसरी तरफ अगर आप बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम वर्कर्स की या आम अवाम की, तो वो इस सूरत हाल से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब बहरहाल इसे जहाँ पर ये पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बेवकूफ़ी है, उसी तरफ उसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने एक छोटे से मुजाहरे से वो कुछ अचीव कर लिया जो शायद पिछले 2 साल की जदोजहद से भी वो हासिल ना कर सके। तो बहरहाल अब मज़ीद क्या
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بوجھ اٹھائے گی پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی حکومت، کیونکہ اس طرح کے اس مظاہرے کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اب میں یہاں پہ ذاتی طور پر عام عوام کو جانتا ہوں جو کہ اب بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں کہ وہ اس طرح کے مظاہرے آئندہ بھی کرتے رہیں گے، خاص کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف۔ تو کیا پاکستانی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوگی؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ذرا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو، مجھے اپنے اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔